हाँ, मैं उस समय कुछ लोगों को ब्रीफ कर रहा था, आई वाज इन। जी जी, आज हमारी एक महत्वपूर्ण बात मैं करना चाह रहा हूँ। हाँ, और बोलिए। ये महत्वपूर्ण बात जो है कुछ कानूनी चीज़ों को लेकर के है, कुछ आज के परिवेश को लेकर के है। जैसे कल मैं कहीं किसी डिप्टी सीएम के पास बैठा था, वहाँ भी एक घटना घटी थी। तो इन मुद्दों पे है कुछ सवाल मैं आपसे रखूंगा, क्योंकि आप हमारे पूर्व डीजीपी हैं। आप के बारे में मुझे पता है कि आपने आईआईटी कानपुर से किया है, आपने 13 डिग्रियां ले आईआईटी रखी कानपुर हैं। ने आईआईटी दिल्ली से किया है। वही आईआईटी दिल्ली, सॉरी, आईआईटी दिल्ली से आपने किया है। हम्म, आपके पास 13 डिग्रियां हैं, ये भी मुझे पता है। हम्म। आप कश्मीर मिशन में भी काम किए हैं बहुत। और इंडिया गवर्नमेंट को आपने एक अपराध मुक्त भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल किया था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दे करके रिटेन में, जिसका कोई जवाब नहीं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं। और आज आप अपराध मुक्त भारत मिशन को लेकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान छेड़े हुए हैं, पूरे देश की जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं। श्रीमान जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अभी एक प्रकरण निकल के आया है, एक शादी शुदी का मैटर है, जिसमें डाइवोर्स का मैटर चल रहा है। वो लड़की जो है एक केस करती है 7 महीने पहले, सेक्टर 24 नोएडा थाने के अंतर्गत। ओके। अब होता क्या है कि 4 महीने तक वो केस वहाँ पे एफआईआर दर्ज हो गया। 4 महीने बाद उस लड़की ने वहाँ कुछ देन लेन करके वो चाह रही थी कि कुछ 307 धारा, 376 इस तरह की कुछ धाराओं को लगावे। तो वो जो अधिकारी था नोएडा का, सेक्टर 24 थाने का, उसने कहा ये इलीगल हो जाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस लड़की ने ब्लैकमेलिंग किया, ब्लैकमेलिंग करके उसको मतलब भद्दी भद्दी बातें और उसका दुष्प्रचार किया उस इंस्पेक्टर का। इसके बाद वो थाने को ट्रांसफर किया, 39 थाने में अपने केस को ले गई। पहली दूसरी बात, तीसरी बात, वहां भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। वहां ले जा करके उसने क्या किया कि एक धारा लगाया 354, और इसके बाद जो है 307 के लिए वहां भी रिक्वेस्ट किया, नहीं हो पाया, तो फिर वो 49 में लेके चली गई। सर 4 महीने बाद है ये दूसरा, जो उसके परिवार के 4 लोग हैं उनको भी उसने डलवाती है, और फिर 354 धारा बढ़वाती है। और अब जो है 49 पे एक इंस्पेक्टर हैं, अब उनके तत्वावधान में वो लड़की गई हुई है। 5 बार इस केस की तफ्तीश हो चुकी है। कल की घटना है कि उसके घर पे ये लोग जो मुसलमान इंस्पेक्टर हैं वो पहुंचते हैं अपने 2 महिलाओं के साथ में और पुलिस के साथ में, और घर में पहुंच करके मोबाइल वगैरह सब अपने कस्टडी में कर लेते हैं। 2 घंटे तक तफ्तीश होती है, पूछताछ होती है। और इधर जो लड़के थे वो हमारे साथ थे, वो परेशान थे कि मम्मी पापा से बात नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबकी मोबाइलें बंद हैं, क्या बात है। तो एक लड़के को भेजता है, वो लड़के को भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। बहुत देर तक, 1 घंटे तक वो लड़का गेट पे प्रयास करता है, तब वो अंदर जाता है। फिर अंदर जाने के बाद वो लोग बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महोदय जी, आप भी डीजीपी रहे हैं, बहुत सारे केसों को आपने हैंडल किया है। 7 महीने हो गया और अभी तक उसकी चार्जशीट भी नहीं लगी। तो चार्जशीट लगने से पहले तमाम धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। कहीं इरादा उन लोगों का और भी धाराओं को बढ़ा करके इस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए विकल्प क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है? आप बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं और आप निश्चित तौर से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, ये बहुत ही सरल उपाय है। जब पुलिस जो है बिकी हुई हो, जब पुलिस जो है घटिया कानून के बावजूद भी उनका भी पालन ना कर रही हो, तो आपके पास दो दरवाजे ही रह जाते हैं। एक दरवाजा कोर्ट का है और दूसरा दरवाजा आंदोलन का है, राइट? तो जो पहला दरवाजा कोर्ट का है, उसमें इन्हीं तथ्यों के साथ जो एफआईआर दर्ज हुई उसे क्वेश करने का आवेदन लगाया जा सकता है कि यह आवेदन फर्जी है, और कोर्ट इसे इस एफआईआर को ही क्वेश कर दे। ऐसी एक नहीं, हजारों ऑलरेडी केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने एफआईआर को क्वेश किया है। चार्जशीट से पहले, हाँ, चार्जशीट हाँ, लगने हाँ, से पहले भी। चार्जशीट के पहले क्वेश कर देते हैं उसको। द चार्ज नॉट फ्रेम्ड आउट। अच्छा। हम्म। तो
मैंने एक एसपी की जांच की थी, जो कि अभी हमारे जांच के आधार पर उसको सजा भी मिल गई है और वो 4 साल के लिए जेल चला गया है। जी उसने एक हम लोगों के खिलाफ एक फर्जी जो है मानहानि का दावा लगाया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है सिर्फ 11वीं पास व्यक्ति है, इसने जितनी भी डिग्रियां बनाई हुई हैं वो सब फर्जी हैं और इसकी जांच मैंने ही की थी। तो जी उसने उसने कहा कि साहब ये मेरी मानहानि है। मैंने कहा भाई मानहानि क्यों है? मैंने अपने कर्तव्य के निर्वहन के तहत जांच की, जिस पे संज्ञान लिया गया और अब आपको सजा भी हो गई। तो ये एप्लीकेशन ही जो है दोषपूर्ण है और मेरे कहने पर जो है उस एफआईआर को क्वेश कर दिया गया। मतलब एफआईआर तो नहीं कहा जाएगा, केस कहा जाएगा। उस केस को क्वेश कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इन सभी तथ्यों के साथ हम कोर्ट में जा सकते हैं कि आपको उत्पीड़ित किया जा रहा है और धारा बल्कि इसमें 189 भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो केस ही फर्जी है। इसमें तो सीधे यही कहना पड़ेगा, क्योंकि जो 189 है वो ये कहती है कि हमें गलत ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने कोई अपराध घटित नहीं किया है। तो वो अपराध तो हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसने अपराध नहीं किया है। तो कानून में प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बावजूद भी उसे हटाया जा सकता है और केस की विवेचना जारी रह सकती है। लेकिन ये केस तो फर्जी केस ही हुआ। तो इस केस में हमारा आवेदन होना चाहिए कि ये गलत एफआईआर दर्ज कराई है, ये तथ्य हैं, ये साक्ष्य हैं, लिहाजा इन पे विचारण करके इस एफआईआर को ही क्वेश कर दिया जाए। जी। मुझे विश्वास है कि इसमें राहत मिलेगी। अब तो ठीक है, आपने एक नई चीज हमको बताई। हमको तो ये बताया जा रहा था कि जब तक नहीं नहीं, ये कुछ चार्जशीट न कुछ नहीं लगे है, ये एफआईआर तब क्वेश हो तक। जाएगी। जी। एफआईआर क्वेश हो जाएगी। खुश हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन हम। उसमें उसमें हमको साक्ष्यों को देखिए। जी बेसिकली यही तो विडंबना है इस देश में। जी जो सही बात कहता है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जी। उसको भगा दिया जाता है। हाँ जी हाँ जी। कानून में आवेदन पत्र लेने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस जी जो है ना इस अवैधानिक कार्रवाई को दिन रात कर रही है और जो आवेदन ले रही है उसमें सिर्फ पैसे बना रही है, केस रजिस्टर कोई नहीं हो रहे हैं। जी जहां दूसरी ओर अब 70-80% बल्कि 90% केसेस में बाहुबल, धनबल और राजनेताओं के दबाव में पुलिस जानते हुए फर्जी एफआईआर दर्ज कर रही है और बिना समय गंवाए दो फर्जी जो है ना बयान काट के आपको गिरफ्तार भी कर लेती है। जी। ये अब जो है इसकी संख्या बढ़ के 80-90% हो गई है। तो बताइए हमने कितनी दुष्ट व्यवस्था पैदा की है, जो गुलामों के नियमों के तहत है, जो अपने आप में लाट साहब है। ये व्यवस्था लाट साहब है। इसके ये कोई भी गलती करे इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। जनरल डायर ने निसहाय लोगों को एकदम भून दिया, राइट। जी उस व्यक्ति के ऊपर केस भी चला। जी वो केस जो है ना फाइल हो गया, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। ऑफिसर जो है ना लॉर्ड है, उसको उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। जी। वही सब नियम कानून अभी भी थुपे हुए हैं। तो ये दुष्ट व्यवस्था का बदलने का समय आ गया है। अब इन सभी लोगों को कि भैया व्यक्तिगत केस की बजाय क्या परिवर्तित भारत चाहते हो तो इस केस को भी लड़ो और परिवर्तित भारत के सिपाही भी बनो। सर एक चीज और चाहता हूँ आपसे, जी क्योंकि ये मेरी स्पेशल बात हो रही है आपसे। जी। व्यक्तिगत तौर की बात हो रही है। और मैं ये कहूँगा कि क्या जो तफ्तीश वाला जो है वो बंदा कल घर में बैठ के कह रहा था कि जो करना है मैं करूँगा, दिल्ली लखनऊ कहीं भी चले जाओ, फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो करना है ये मुझे करना देखिए, है। ऐसा है ऐसा मैं है इसे जानना चाहता ऐसा हूँ। है, ये सभी राक्षस ऐसे ही कहते हैं कि मैं राक्षस हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। जी, जी। लेकिन जब बिगड़ने लग जाता है तो उसकी सली जो है ना सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो सब कुछ संभव है, बस हमें लॉजिकल एंड पे पहुंचना चाहिए। सर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो बार बार प्रेशर बना रहा है कि आप थाने आइए, एविडेंस लेकर के आइए, फलाना ठिकाना। तो मुझे कल जाना है। तो आज आप ही जाइए ना निकलना थाने में, क्या दिक्कत है। लेकिन जी। सवाल ये है कि इतने दुष्ट लोग हैं कि हाँ। ये आपको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये मैं चाहता हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं थर्ड पर्सन होकर के जाता हूँ तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन सारी चीजों को?
थर्ड पर्सन को भी गिरफ्तार करेंगे वो? आप जो है वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को बिठा लेंगे। हाँ बिठा लेंगे वो। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बिठा करके कहेंगे कि एक बुलाओ एक उसको। एक एक रेप का झूठा केस हुआ जी। मध्य प्रदेश में, राइट। हाँ वो जी। व्यक्ति मुझे जानता था, तो बहुत हिम्मत, चूंकि उसे मालूम था कि साहब से जो है ना बात करना बड़ा मुश्किल काम है, तो जी। उसने 4-5 दान बड़े हिम्मत करके जब उसका साला वो इंस्पेक्टर पहुंच गया और उनकी जो है महिलाओं को जो है ना दबाव के लिए ले जाने लगा, तब उन्होंने मुझे फोन लगाया। तो मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा, रे इंस्पेक्टर, तुझे इतना मालूम है कि महिलाओं को तू थाने नहीं ले जा सकता है? जी। बोला, सर आप तो हमारे डीजी रहे हैं, आप बताइए सर हमारे पास और क्या विकल्प है, हमारे ऊपर तो इतना दबाव आ रहा है, एसपी का भी दबाव आ रहा है। मैंने कहा हाँ। मैं तुम्हारे एसपी से अभी बात करता हूँ, राइट। जी। और फिर हमने एसपी से बात की, तो एसपी ने कहा कि सर मुझे मालूम है कि झूठा मुकदमा है ये। और जी। फिर उसने कहा कि हम डीएनए की टेस्टिंग भी कराएंगे, ये सब भी कराएंगे सर, जितना हमारे स्तर पर संभव है। और अभी मैं इंस्पेक्टर को कहता हूं कि जो महिलाओं को थाने ले जाना नियम विरुद्ध है, राइट। जी। तो जो सर इसमें थोड़ा सा मैटर अलग है। वो महिला जो है गरीब परिवार से, 3 लोगों ने शादी किया और वो पूरे परिवार पे हावी होकर के इनके बिजनेस व्यापार को सेपरेट करा करके 2 लड़के थे, और इस तरह से उसने बहुत मतलब, तो जो जो इंस्पेक्टर एफआईआर दर्ज किया उससे कल बात हुई। तो उसने कहा, एक यहीं के शंकरी जी हैं, तो उन्होंने पोस्टिंग करवाया था उसकी। बोले अरे यार तो अपना लड़का आदमी है, उससे बात करता हूँ। तो बात किया, बोला सर एफआईआर तो मैंने दर्ज किया, लेकिन वो बहुत दुष्ट है और उसके भाई भी बहुत दुष्ट है, उसके माँ बाप भी बहुत दुष्ट हैं। हम क्या बताएं, हमारी बदनामी भी किया, एफआईआर भी लिखा उसका और मेरी बदनामी भी करती है कि पैसा मांग रहे हैं मुझसे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बड़ा चीज लेकर किया उसने हमारा। फिर 39 सेक्टर में देखिए लेकर के चले गए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि सर एक देखिए मैं महीना आपको ये बताऊं, पुलिस दुष्ट है। देखिए मैं रीजन बता रहा हूं। जैसे मध्य प्रदेश के सभी थानों में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, राइट। जी। एक माइक्रोफोन भी लगा ले, अपनी कार्यक्रम में जो है ना वो रखे, और एक नियम बना ले कि साहब हम एफआईआर के साथ साथ जो भी वहां पर रिकॉर्ड हुआ है उसको जो है ना हम अपनी ओर से जो है ना अपनी एफआईआर के साथ अटैच करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पुलिस भी जो है ना पारदर्शी कार्रवाई नहीं करती है ना। अच्छे, अगर इंस्पेक्टर से हम जाएं और आपकी बात कराएं तो कुछ राहत मिलेगा, बस उससे यही कहना जो लीगल कार्रवाई देखिए है। देखिए मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यदि उसके ऊपर दबाव होगा तो वो भगवान की नहीं सुनेगा, राइट। जी। और यदि दबाव नहीं होगा तो वो उसको 1 मिनट नहीं लगेगा बात मानने में। आप मेरी बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना। तो कमिश्नर से थोड़ी बात किया जा सकता है, अब चल के कमिश्नर से हकीकत बात नहीं बता नहीं, देते पहले कहते। पहले पहले सब इंस्पेक्टर से बात करो, और ये जो साक्ष्य जो आप कोर्ट में ले जाने वाले हैं, ये हाँ। साक्ष्य सबसे पहले थानेदार को पेश करो कि साहब ये एफआईआर गलत है, आप सही विवेचना करके इसको क्योंकि उसमें प्रावधान है कानून में कि यदि कोई गलत रिपोर्ट कर दे तो 182 211 की कार्रवाई हो सकती है। 182 धारा ये कहती है कि किसी शासकीय अधिकारी का अधिकारों का दुरुपयोग करने की नियत से गलत रिपोर्ट करना। जी। तो इसमें एक्सपेंशन रिपोर्ट लग सकती है, और 211 182 जो है वही थानेदार जो दबाव में है वो सही साक्ष्यों को रिकॉर्ड में लेके उसमें 182 211 की आईपीसी की कार्रवाई कर सकता है। माध्यम से करना पड़ेगा सर, वो हमारी नहीं 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 नहीं, इसमें कोर्ट के माध्यम से नहीं, उसे सभी साक्ष्यों को लाके उसमें ईआर रिपोर्ट काटना पड़ेगी। तो वो हमारी रिपोर्ट दर्ज करे तब तो वो कूड़े में फेंक देगा साला। अभी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंसान है, आपकी बात सुन रहा है। कौन अच्छा इंसान है? जो आपका टीआई का कहना है कि साहब उसने इसलिए एक गलत कार्रवाई की क्योंकि उसके ऊपर दबाव बनाया है, तो अब नहीं, उसको वो तो वहां से ट्रांसफर हो गया केस ना, 24 सेक्टर से 39 में आ गया, 39 सेक्टर से 49 सेक्टर थाने में आ गया। मेरा ये कहना है कि आपको पहला आवेदन थानेदार को लगाना चाहिए साक्ष्यों के साथ, और उसमें ये कहिए कि साहब ये झूठी रिपोर्ट है, इसमें आप सही विवेचना करके एक्सपेंशन रिपोर्ट लगाइए, और 182 211 के अरे सुन नरेंद्र जी, आप भी कानून के ज्ञाता हो या मैं हूं? नहीं, ये कार्रवाई कर दिया गया है, 4 बार दिया, एक बार नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसको कहिए कि साहब ये साक्ष्य हैं और इस साक्ष्यों के आधार पर ये झूठी रिपोर्ट है, आप अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करते हुए इन तथ्यों को रिकॉर्ड पे लाएं, बारीकी से जांच करें, और चूंकि रिपोर्ट झूठी है इसमें ईआर काटा जाए और 182 211 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाए, राइट। और वो एक मिनट, इसमें जो मैं कह रहा हूं इस भाषा में लिखना है उसको। आपने अभी तक उसी को महान कहा होगा, आप उसको महान मत कहिए, कर्तव्यों को निर्वहन करने की बात करिए, नंबर 1।
और जी जी। इसके बाद जो है ना इन सभी तथ्यों को लेके आप कमिश्नर के पास जाइए कि मैंने थाना प्रभारियों को कहा था, वो किसी इन दुष्टों के प्रभाव में है, सही कार्रवाई कर नहीं रहा है, लिहाजा आपके पास जो सेक्शन 154(3) के तहत जो कर्तव्य नियत हैं उसके तहत ये इसका इन्वेस्टिगेशन आप ट्रांसफर करके किसी निष्पक्ष अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दीजिए और वो जो है ना सही जांच करके 182(211) की कार्रवाई करें। राइट। सर मैं बिल्कुल आपके आदेश का पालन करते हुए मैं जाता तीसरा हूँ। जो है, जब ये सब नहीं होगा तो हमने थाने को भी कह दिया, कमिश्नर को भी कह दिया, फिर कोर्ट में जाइए कि साहब ये झूठी रिपोर्ट है, इसे जो है ना ER कटवाइए, इसको एक्सपेंशन करिए एंड नियमानुसार हमें राहत दीजिए। दैट इज कॉल्ड क्वेशिंग ऑफ FIR। तो जब FIR क्वेश हो जाती है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसके लिए वर्ड है क्वेशिंग, QUASHING, क्वेशिंग, मतलब आप FIR को ही रद्द करिए। जी, ये मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने चार बार इन लड़कों ने जो दे दिया है एप्लीकेशन और कूड़े में डाल करके रख दिया उन तो भैया आप गुलाम हैं, गुलामों की एप्लीकेशन पे काम थोड़ी किया जाता है। तो फिर हम कोर्ट से डायरेक्ट कर सकते हैं इस काम को ना। मेरा कहना है कि ये आपको आवेदन पत्र जो है संबंधित थानों में इस भाषा में लगा के फिर जो है ना कमिश्नर से लगा के और 4 दिन बाद फिर कोर्ट में जाने में क्या दिक्कत है? वो देखिए या जो है ना 24 घंटे का समय दे। एप्लीकेशन हमने दिया, हमारे एप्लीकेशन का आपने एप्लीकेशन में सही बात लिखी ही नहीं होगी। नहीं आपको उन्होंने एविडेंस हमको नहीं दिया कि आपने एप्लीकेशन दिया है। हमने तमाम एविडेंस भी उनको सबमिट किया हुआ है, लेकिन वो सबमिट भी फेक जो भी एविडेंस दिया उसे भी नहीं लगा। मैं जो कानूनी मार्गदर्शन आपको दे सकता था मैंने दे दिया है। मैं व्यक्तिगत अधिकारियों को जो है ना तो वो मेरे अधीन है, ना मैं उनको नियंत्रित करता हूँ। हाँ, ये बात सही है, अधीन है ना नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपसे बात कराना ही बेकार है। नहीं, बात करने में कोई बुराई नहीं है, उनसे ये कहा जा सकता है, वो माने ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात है ना सर, आप एज ए DGP हैं, DGP थे, पूर्व DGP, तो इतनी तो देखिए ये नहीं, ये इनको हमसे इसलिए डरना चाहिए कि 2024 में इन सब लोगों को 311(2) के तहत हम डिसमिस करने वाले हैं। भय से काम होता है, भय विन होए ना प्रीत। बिल्कुल भय विन होए ना प्रीत है भैया। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि जगह जगह कार्यालय खोलो, नियम कानून के तहत 39 CRPC में जो है ना इनको भेजो, फिर जो है ना ये नियम अनुसार कार्रवाई नहीं करे तो रिकॉर्ड जनरेट करो, तभी तो आप इनको डिसमिस करोगे। सरकारों को 356 आर्टिकल के तहत डिसमिस करोगे और अधिकारियों को 311 के तहत। जी, लेकिन यदि आप रिकॉर्ड पैदा नहीं करोगे तो आप किसी को डिसमिस नहीं कर पाओगे, ना सरकारों को ना अधिकारियों को। बिल्कुल सर, बहुत महत्वपूर्ण। और एक चीज मैं आपको बड़े ध्यान से बता दूं कि ये चीज जो है, यदि आप नियमानुसार नहीं चलेंगे और इनको घेर के दुष्टों का हनन नहीं करेंगे तो ये कलयुगी लोग हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। इन्हें जो है ना संविधान के तहत जन्म मिला है, संविधान की 4 धाराओं के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है, फिर भी ये दुष्ट लोग जो है अपने छोटे से लाभ के लिए इन दुष्ट राजनेताओं को, जो कि दुष्चरित्र भी हैं, भ्रष्ट भी हैं, चरित्रहीन भी हैं और अपराधी भी हैं, उनके अपने आप को चरण सेवक बना दिया है, सिर्फ छोटे से लाभ के लिए, कहीं पोस्टिंग मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, या रिटायर हो गए तो रिटायरमेंट के बाद का बेनिफिट मिल जाए। हम सब लोग दुष्ट हैं, सीमित चीजों के लिए जी रहे हैं। इस दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था ने जिस समय अंग्रेज डरे हुए थे उस समय उनकी शर्तों पर इस देश को स्वीकार किया, सत्ता हस्तांतरण को स्वीकार किया। ये शुद्ध दुष्टता है। और उस समय जबकि अंग्रेज जो है ना एग्जिट प्लान बना के कि हमको साथ कैसे भागेंगे यहाँ से, उस समय आप उनकी बातें मान रहे हो। जब 1904 एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चली है, पूर्व DGP श्री मैथिली शरण गुप्त जी जो मध्य प्रदेश के DGP रहे हैं, रेलवे जो में भी ये DG रहे हैं, और रेलवे का जो अपराध के लिए जो जाना जाता है, जो हेल्पलाइन, इन्हीं का मॉडल बनाया हुआ है। और आप इंडिया गवर्नमेंट अपराध मुक्त भारत मिशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप प्रोजेक्ट हेड भी हैं, और मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दिया और मैं बहुत संतुष्ट हूं। मैं कल इंस्पेक्टर से मिलूंगा और माननीय DGP साहब से उनकी बात भी कराऊंगा, और उनको जो भी एविडेंस चाहिए, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, वो मैं सारा फुलफिल करूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। और ये जो है अपनी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है तो ये अपलोड भी होगी। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल अपलोड करिए, इसको सेंड करिए, और इसको मैं तटस्थ अधिकारियों को भी भेजूंगा इसको।
जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।